हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। 13 चैप्टर के बाद अब है हमारा चैप्टर नंबर 14, द वर्क ऑफ रिवर एंड प्रोड्यूस्ड लैंडफॉर्म। कि भी नदी के कौन से कार्य हैं और नदियों के द्वारा कौन कौन सी जो स्थलाकृतियाँ हैं, लैंडफॉर्म हैं, उनका निर्माण होता है। पिछले हम लेसन में हमने वायु के बारे में, उसके कार्य और उसकी जो स्थलाकृतियाँ हैं उनका विस्तार से अध्ययन किया। अब नदी के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे भी किस किस तरीके से काम करती है और कौन कौन सी जो स्थलाकृतियाँ किस रूप में किस तरीके से वो बनाती हैं। तो आइए चलते हैं कि भी नदी का अर्थ, जन्म और यात्रा क्या है। कि भी रिवर मीनिंग बर्थ और जर्नी, किस तरीके से वो ट्रांसपोर्टेशन करती है। तो बहते हुए जल रन ऑफ जो चलता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऊंचे भाग से हमेशा निश्चित दिशा में नीचे भाग की ओर ही गमन करता है। तो उसको ही हम क्या कहेंगे, जलधारा के रूप में नदी का बहना। कि भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही जो वाटर है हाइट से नीचे की ओर गिरता है, चलता है। तो जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतनी ही स्पीड से जल जो है नीचे आएगा। तो जल और भूमि का ढाल मिलकर दोनों को जन्म देते हैं, चाहे वह वर्षा से प्राप्त है, बर्फ पिघलने से है, या किसी भी तरीके से जो जल इकट्ठा हो रहा है। तो वो उसी पे डिपेंड करता है कि भी कितना ज़्यादा जो ढाल है या स्लोप है। तो धीरे धीरे जो नलिकाएँ बनती हैं, छोटी छोटी नालियाँ, जैसे 14.2 में दिखाया गया है, तो उस तरीके से सरिताएँ बनती हैं और अनेक सरिताओं के मिलने से एक बड़ी नदी का निर्माण होता है। और नदी के जन्म स्थान को ही क्या हम कहते हैं, सोर्स ऑफ रिवर। कि भी जहाँ से जो बहुत सारी जो सरिताएँ हैं वो मिलकर काम करती हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ रिवर। तो जिस स्थान पर कोई नदी जो है किसी खाड़ी, झील या समुद्र में गिरती हैं तो उसको हम मुहाना या नदमुख के नाम से जानते हैं। तो उसी तरीके से जो वी आकार का शेप उस धारा का या उस नदी का गुजरते हुए बनता है पहाड़ों के क्षेत्रों में, तो उसको नदी घाटी या रिवर वैली के नाम से हम जानते हैं। तो वो सारा का सारा जहाँ से लास्ट पॉइंट से जहाँ तक तो उस रिवर के अंदर पानी आता है, जिस एरिया तक का पानी आता है, चाहे सरिताओं के माध्यम से आए या छोटी छोटी नदियों नालियों के माध्यम से आए, तो उसमें क्या है कि भाई रिवर बेसिन उसको हम कहते हैं। तो दो अपवाह बेसिनों के बीच ऊपर उठे हुए भाग को जल विभाजक के नाम से जाना जाता है। वह समस्त क्षेत्र जहाँ से एक बड़ी नदी जल ग्रहण करती है तो क्या कहलाएगा, कैचमेंट एरिया। यानी इस लेसन में स्टूडेंट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है डेफिनेशन देखने को मिलेंगी और इसके साथ साथ आप नोट्स तैयार करोगे, इन डेफिनेशन को अलग से निकालोगे जिससे आपकी अच्छी तरीके से तैयारी भी हो जाए। तो उसके बाद आता है द वर्क ऑफ रिवर कि भी कौन कौन से कार्य हैं। 3 कार्य मैंने आपको पिछली क्लासेज में भी आपको बताया था कि भी नदी जो प्रमुख हैं 3 कार्य करती है। एक तो अपर्दन करती है, जहाँ से वो चलती है बड़ी मात्रा में मिट्टी कंकड़ अपने साथ लेके चलती है। दूसरा परिवहन, अपने साथ बहा के ले जा रही होती है। और तीसरा जो है डिपोजिशन यानी निक्षेपण करती है। तो नदी अपर्दन के कार्य क्या हैं, सैलबरी के अनुसार नदी के प्रमुख कार्यों में से एक जो कार्य है वो स्थल का सागर तक ले जाना, यानी जमीन के भाग को वो समुद्र तक किसी न किसी रूप में उसको जोड़ने का काम करती है। तो नदी द्वारा भौतिक यांत्रिक जो अपर्दन है, फिजिकल जो इरोजन है, वो तटों के किनारे पर या उसकी गहरी घाटियों में होता है। पिछले लेसन में मैंने आपको अपघर्षण के बारे में बताया था कि भी नदी जब तेज गति से बह रही होती है तो उसके साथ जो पत्थर कंकड़ बह के चलते हैं एक दूसरे से टकराते हुए, तो तीखे आकार के जो औजार की तरह वो काम करते हैं। तो मिट्टी को भी काटते रहते हैं, उसकी तलहटी और साइडों में से काटते रहते हैं, तो उसको क्या हम कहते हैं, अपघर्षण।
उसके बाद आता है सन्निकर्षण कि भी जब नदी द्वारा बहाकर लाए गए जो असंगठित जो पत्थर हैं, टुकड़े हैं, तो आपस में रगड़ खाकर चलते हैं, कई बार गोल आकार के हो जाते हैं, चिकने पत्थर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम सन्निकर्षण कहते हैं। उसके बाद तीसरा है जल के दबाव क्रिया कि भी चट्टानों के अपरदन की इस विधि में नदी अपने वेग और दबाव के कारण मार्ग पर पड़ने वाले जो चट्टानें हैं उनके जो पार्ट्स हैं उनको क्या कर देती है, ढीला कर देती है। तो उसी कारण से जो है तेज गति से जल जो है बहता है और चट्टानों को अपने साथ लेके जाता है। उसके बाद रासायनिक अपरदन केमिकल इरोजन की बात मैंने आपको पिछले लेसन में बताई थी कि भी गोलीकरण की क्रिया द्वारा होता है, तो जल जो है खनिज अपने साथ लेके आता है, जिप्सम, चूना, पत्थर इत्यादि जो खनिजों को बहा कर ले जाता है। तो प्रतिवर्ष जो है अनुमान 5 अरब टन जो सेल हैं, पदार्थ हैं, वो समुद्र में जाके मिलते हैं। तो इस तरीके से जो है रासायनिक क्रिया के कारण जो है चट्टानें टूटती रहती हैं, कमज़ोर होती रहती हैं। उसके बाद आता है नदी की अपरदन क्षमता को निर्धारित करने वाले कारक कि भी इरोजन जो साइकिल है उसकी पावर को कौन कौन से फैक्टर हैं वो कम करते हैं या तेज करते हैं। तो उसमें आता है आपका कि भी जल का वेग, जितनी गति से तेज बहेगा जल उसी गति से जो है इरोजन भी होगा। उसके बाद जल की मात्रा कि भी जितनी ज़्यादा नदी के अंदर जल ज़्यादा होगा तो बड़े पैमाने पर जो है बड़े पत्थर कंकड़ों को भी वो बहाकर ले जा सकती है। उसके बाद चट्टानों की प्रकृति कि भी कठोर चट्टानें हैं या नरम चट्टानें हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि भी अपरदन जो है किस तरीके का होगा। उसके बाद नदवार की मात्रा और प्रकृति भी जल के अंदर जो बारीक कण होते हैं वो तेज गति से परिवहन करते हैं और कुछ जो कण है अपरदन नहीं कर पाते, तो वो क्या है कि तलहटी में ही इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आती है नदी परिवहन के कार्य। ट्रांसपोर्टेशन की बात हम कर रहे हैं कि जब नदियों का उद्गम स्थल होता है तो बड़े पैमाने पर जो है पत्थर कंकड़ या डेल्टा को वो अपने साथ बहा के ले जाती है, जिसे नदवार हम कहते हैं। तो इस तरीके से उसको हम नदवार कहेंगे। परिवहन की मात्रा को कभी किस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होता है। उसके बाद प्रभावित करने वाले कारक भी वही हैं कि जल का वेग, जितना ज़्यादा जल की स्पीड होगी उतना ज़्यादा जो है ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। उसके बाद नदी की परिवहन शक्ति जल की गति के पर भी निर्भर करती है। उसके बाद नदवार का आकार कि भी जो नदवार है उसके अंदर पत्थर कंकड़ जितने भी हैं वो किस तरीके के हैं, घुलनशील हैं या पत्थर शिलाखंड हैं, तो वो उस पर डिपेंड करता है। वही तीसरा पॉइंट भी वही है कि भी जल की मात्रा कि भी जल कितना है उस पर डिपेंड करता है, या स्लोप कितना है उस पर डिपेंड करता है, इरोजन कितना होगा, ट्रांसपोर्टेशन कितना होगा। उसके बाद तीसरा नदी जल का निक्षेपण की भी डिपोजिशन। जब बड़े पैमाने पर जब नदियाँ पत्थर कंकड़ या डेल्टा लेके जा रही होती हैं तो जहाँ पर नदी की जो क्षमता है, पावर है, वो कमज़ोर होती रहती है, तो अपने साथ जो नदवार वो लेके चल रही है उसको किनारे लगाना शुरू कर देती है, क्योंकि पानी की मात्रा जो है धीरे धीरे कम हो जाती है पहाड़ों से मैदानों में आते आते। तो इस कारण से जो है नदी का जल स्तर घटता रहता है और अवसाद की जो मात्रा है वो बढ़ जाने से निक्षेपण की क्रिया बढ़ जाती है। तो शिलाखंड या पत्थर के टुकड़े हैं वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते और वहीं पर वो डिपॉजिट कर देते हैं। उसके बाद आती हैं हमारी नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, लैंडफॉर्म प्रोड्यूस बाई रिवर। भी कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ जो हैं नदियाँ अपने मार्ग में बना के चलती हैं। तो 3 भागों में हमने इसको बांटा है कि भी नदी घाटी का जो ऊपरी भाग है जिसको हम यंग एज कहते हैं, या जब उसका नदी का जो है उद्गम स्थल जो होता है तो ऊपरी भाग। उसके बाद दूसरा है नदी घाटी का मध्यवर्ती भाग, ट्रांसपोर्टेशन पार्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तीसरा है नदी घाटी का निचला भाग, जहाँ पर जो है अभी मैंने आपको बताया कि भी डिपोजिशन जो पार्ट है वो आ जाता है। तो अपरदन, परिवहन और निक्षेपण की क्रियाओं के माध्यम से नदी अपने बारों में जो है अनेक प्रकार के जो है स्थल रूपों का निर्माण करती हैं। तो ऊपरी भाग में कौन से होते हैं, जहाँ पर उद्गम स्थल होता है तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है पावर होती है रिवर में,
और बड़े पैमाने पर जो है अपर्दन होता है। तो इसमें कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण होता है? एक तो वी आकार घाटी कि बड़े पैमाने पर जो है नदियाँ पहाड़ों से जो है मिट्टी कंकड़ लेके चल रही होती है, कठोर चट्टानें आती हैं तो उसके ऊपर से झरने के आकार की स्थितियाँ बन जाती हैं। दूसरा महाखंड अथवा गार्ज कि भी जो संकरी अत्यधिक गहरी और वी आकार की घाटी है वहाँ पर गार्ज बन जाते हैं, झरने बन जाते हैं और पीछे जो अपर्दन कम होता है। तो इस तरीके से कठोर चट्टानों के किनारे ऋतु अपक्षय के कारण कट कर नीचे घाटी में गिरते रहते हैं। तो इससे जो है क्या है कि गार्ज ऊपर से जो है चौड़े आकार के हो जाते हैं। तो उसके बाद आता है कैनियन। बनावट की दृष्टि से गार्ज और कैनियन ज़्यादा अंतर नहीं है, एक ही प्रकार की चीज़ें हैं। तो गार्ज जो है अपेक्षा बड़ी और गहरी संकरी होती हैं, तो जिसके दोनों आकार के किनारे जो हैं अपर्दन कम होता है। इसके अंदर वी आकार की घाटी के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। तो इस तरीके से तीक्ष्ण जो ढाल वाले जो हैं वे होते हैं। तो कैनियन सामान्यतः शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु के क्षेत्र में बनते हैं, जिसमें अमेरिका में कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित ग्रैंड कैनियन जो लगभग 483 किलोमीटर लंबा और 2088 मीटर गहरा और 6 से 16 किलोमीटर जो है वो चौड़ा भी है। तो इस तरीके की जो स्थलाकृतियाँ वो बनाते हैं। उसके बाद जलज कृतिका की बात है, पोर्ट होल्स की बात है, तो नदी के मार्ग में पड़ने वाले जो ठोस चट्टानी भाग हैं वो लुढ़कते हुए शिलाखंड गड्ढे बना देते हैं कि भी जो कठोर चट्टानी पत्थर हैं वो क्या करते हैं, गहरे गड्ढे जो है रास्ते में बना देते हैं। तो इस कारण से जो है उन गड्ढों में भावर के रूप में जो जल है जो घूमता रहता है और पत्थर कंकड़ जो है उस छेद के अंदर ड्रिलिंग का काम करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, छेद जो है वो गहरा और बड़ा होता रहता है। उसके बाद जलप्रपात वही है, गार्ज की तरह वाटरफॉल बन जाते हैं। कठोर चट्टानों को जल जो है काट नहीं पाता, तो इस तरीके से ऊपर से जो है जल तेज गति से गिरता है। उसके बाद है जब चट्टानों की परतें अक्षैतिज अवस्था में हों तो इस तरीके की चीज़ें बनती हैं, जैसे डायग्राम नंबर 14.8 में दिखाया गया है। तो इस तरीके से अस्थायी जो जलप्रपात बन जाता है, चट्टानें जो हैं काट नहीं पाती लंबे समय तक। तो इस तरीके से हम जलप्रपात की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। उसके बाद आता है कि वे जब चट्टानों की जो परतें हैं लंबवत अवस्था में हो, खड़ी अवस्था में जो चट्टानें हैं वो अगर हैं, तो जब कभी नदी के मार्ग में कोमल चट्टानें के बीच कठोर चट्टान आ जाती है तो वो लंबवत क्या है, खड़ी हो जाती है। उसके चारों ओर की जो नरम चट्टान है वो पानी के साथ बह के चल जाती है, अपरदित हो जाती है। तो इस तरीके की आकृति को हम डाइक के रूप में जानते हैं, या कई बार इसे हम अस्थायी जो है या स्थायी जलप्रपात की संज्ञा भी देते हैं। उसके बाद बनती हैं सिप्रिकाएँ। सिप्रिकाएँ जो हैं जब नदी के मार्ग में कठोर और कोमल चट्टानें अनुप्रस्थ दिशा में स्थित होती हैं तो असमान प्रतिरोधकता के कारण नदी मार्ग में जो थोड़ी बहुत वो है क्या है, दूरी के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। क्योंकि कठोर चट्टानें जहाँ पर आ जाती हैं तो वहाँ पर काटने नहीं पाती, उसके बाद नरम चट्टान का जो क्षेत्र वो आ जाता है। तो इस तरीके से जो है जल उस स्थान पर, जैसे पिछले टॉपिक में मैंने बताया कि भी घूमना शुरू कर देता है, ड्रिलिंग होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद आती है कि भी अंतर्ग्रस्थित जो पर्वत प्रक्षेप हैं कि भी नदी पर्वतीय भाग में घुमावदार मार्ग में बहती है। नदी की धारा को पर्वत प्रक्षेप दूसरी ओर मोड़ देता है और इस प्रकार से एक पर्वत प्रक्षेप से दूसरे से बाद तीसरे में इस तरीके की जो स्थितियाँ वो चलती रहती हैं। उसके बाद आता है नदी घाटी में मध्यवर्ती भाग में निर्मित जो स्थलाकृति हैं कि भी जो ट्रांसपोर्टेशन एज है उसमें कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। एक तो होती है जलोढ़ पंख। क्या है कि जब कोई पर्वतीय नदी भाग में प्रवेश करती है, जब पर्वतीय नदी क्या है मैदान में आ जाती है उतर के, जैसे हिमालय से आने वाली जो नदियां हैं हिमाचल को पार करके अम्बाला की ओर प्रवेश करती हैं या पंचकुला या चंडीगढ़ की ओर प्रवेश करती हैं तो वो मैदान में आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि नदियाँ अपने साथ जो पत्थर कंकड़ लेके आ रही होती हैं वो डिपोजिशन
करना शुरू कर देती हैं। तो इसके कारण जो है नदबहार पर्वतीय क्षेत्रों में अर्धवृत्ताकार रूप में फैला देती हैं। तो इसे जलोढ़ पंख के रूप में हम कहते हैं। जिसे रगेज और एंडीज पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो भी इस तरीके का जो जलोढ़ पंख जो है वो तैयार कर देती है, जिस चित्र 14.13 में दिखाया गया है। उसके बाद है नदी विसर्प। जब नदी मैदानों में आती है तो विसर्पाकार स्थिति में बहती है, मियांडर बनाना शुरू कर देती है कि प्रौढ़ावस्था में नदी जो है सीधी ना बहकर आड़ी तिरछी बहती है, जैसे सांप के आकार में, जैसे सांप चलता है तो उस तरीके से वो बहती है। तो उन मोड़ों पे कई बार जो है डेल्टा इकट्ठा कर देती है, तो कई बार उन चीज़ों को भी वो छोड़ के चलती रहती है, अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है। उसके बाद बनती है गोकुड़ झील की भी यही गोकुड़ झील मैं आपको बता रहा था कि जब विसर्पाकार स्थिति में जब बहती है नदियाँ और उस मोड़ में कुछ समय बाद डेल्टा जो है वो बड़े पैमाने पर जमा हो जाता है, तो उसको छोड़कर नदी अपना मार्ग जो है वो परिवर्तित कर लेती है। तो उस तरीके से नदी थोड़ी सी दूरी तय करने के बाद कई गुना लंबी मार्ग तय करती है, तो बाढ़ आने के बाद जो है संकीर्ण गिरिवा को काटकर सीधी हो जाती है कि उस क्षेत्र को वो छोड़ देती है। तो इससे जो है जो चित्र 14.17 में दिखाया गया है, तो इस तरीके की जो आकृतियाँ वो बनना शुरू हो जाती हैं, जिसको क्या कहेंगे हम गोखुर झील के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब वो झील बन गई होती है तो बारिश के बाद उसके अंदर पानी जो है इकट्ठा हो जाता है। अगला जो तीसरा पार्ट था हमारा कि नदी घाटी के निचले भाग में जो स्थलाकृतियाँ हैं वो कौन कौन सी बनती हैं। तो निचले भाग में सबसे ज़्यादा जो स्थलाकृतियाँ हैं, डेल्टा जो है नदी का वो अत्यंत जो है वहीं पर रहना शुरू कर देता है। ट्रांसपोर्टेशन लगभग समाप्त ही हो जाता है और नदी का निक्षेपण कार्य यहाँ पर करना शुरू कर देते हैं। तो अपर्दन नहीं होता, निचली घाटियों में बहने वाले जो भूआकृतियाँ हैं चलने वाली वो बनती है। तो गुफित नदियाँ जो पत्थर कंकड़ वहाँ पर आए हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, तो नदियाँ जो हैं वो उन पत्थर कंकड़ों के नीचे से बहना शुरू कर देती हैं। उसके बाद प्राकृतिक तटबंध और बाढ़ का मैदान अपने साथ लाई गई जो डेल्टा है, तो उससे क्या है कि वे बांध बनाना शुरू कर देती है। किनारे के अंदर जो है वो डिपोजिशन है किनारों पे होना शुरू हो जाता है, तो इसके कारण बांध बन जाते हैं। या जो डेल्टा रेत वगैरह जो आया है उससे क्या है बाढ़ के जो है मैदानों का निर्माण हो जाता है, जिसे प्राकृतिक तटबंध के रूप में या प्राकृतिक मैदानों के रूप में हम या बाढ़ के मैदान के रूप में हम उसको जानते हैं। उसके बाद डेल्टा है, जो भी कुछ लेके आई है नदी अपने साथ, चाहे पत्थर कंकड़ है या रेत है कुछ भी है, तो उसको जो है नदी समुद्र में गिरने से पहले मुहाने पर क्या है डाल देती है, जिसको हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आप इसमें फ़र्क कर सकते हो, अंतर आप बता सकते हो सहायक नदियाँ और जो वितरिकाएँ हैं, डिस्प्यूरिटी जिसको हम बोलते हैं, या सरिताएँ जिसको मैंने आपको बताया था, तो उन चीज़ों में आप अंतर कर सकते हैं। उसके बाद आता है नदी घाटी का विकास कि भी किन रूपों में होता है। 3 प्रमुख रूप यहाँ पर हैं। एक तो घाटी का गहरा होना धीरे धीरे, दूसरा घाटी का चौड़ा होना, उसके बाद लंबा हो जाना। तो घाटी का गहरा होना भी इसी तरीके का पार्ट है कि भाई जो नदी घाटी हैं अपने साथ जो पत्थर कंकड़ लेके भारी मात्रा में जो नदबहार है वो लेके चल रही होती है, तो घाटी को क्या वो गहरा कर देती है। उसके बाद मैदानी भागों में जब ढाल कम हो जाता है तो नदियाँ पार्श्व जो अपर्दन है वो अधिक करती है, साइडों के किनारों में अपर्दन ज़्यादा करती है। तो इसी कारण जो नदी घाटी का जो मैदान है वो चौड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से लंबी भी घाटियाँ हो जाती हैं। प्रमुख नदी अपने शीर्ष अपर्दन के कारण उद्गम स्थल की ओर बहती हैं, तो इससे जो है नदियाँ लंबी हो जाती हैं। तो इस तरीके से आधार तल भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। झील या समुद्र के तल को जिसमें नदी गिरती है तो उसको हम क्या है अपर्दन का आधार तल कहते हैं, जहाँ पर नदियाँ जो हैं किनारों पर पानी को डिपोजिट करना शुरू कर देती हैं। तो इस तरीके से आपका ये लेसन था स्टूडेंट्स। बहुत सारे जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को निकाल कर एक नोटबुक में रिटर्न कीजिए, जिससे आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो उसके। तो आज के लिए इतना ही। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को आप रिवाइज करोगे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण लेसन है ये, पेपर में आने की काफ़ी संभावना है, तो इनको आप तैयार करो। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।